Hello students, welcome back to the official channel of Vedant Academy. NCERT सीरीज में मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं सोशलिज्म के बारे में। सोशलिज्म के बारे में रशिया में, यूरोप में और रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पढ़ा कि लोग किस लिए रिवोल्ट कर रहे थे और उस रेवोल्यूशन के क्या क्या परिणाम थे। आज हम पढ़ेंगे कि रशिया की जो विचारधारा बनती जा रही थी, रशियन लोगों की कैसी कैसी विचारधाराएं थी, कैसे कैसे लोग थे, क्यों रेवोल्यूशन कर रहे थे और रेवोल्यूशन से पहले ऐसे क्या उनकी कंडीशंस बन गई कि लोगों को रेवोल्यूशन करना पड़ा, और फिर उस रशियन रेवोल्यूशन का इंडिया पर और पूरे विश्व पर क्या इफेक्ट पड़ा। उन्हीं सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। लेकिन रशियन रेवोल्यूशन पढ़ने से पहले हम वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के बारे में अच्छे से एक दृष्टि डालेंगे और फिर हम शुरू करेंगे कि कैसे लोगों ने रेवोल्यूशन किया, क्योंकि कोई एक वजह रेवोल्यूशन करने की नहीं होती है। तो ऐसी क्या वजहें रही होंगी कि लोगों को रेवोल्यूशन करना पड़ा, उन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और हमारी जो NCERT सीरीज़ का मोटो है कि हमें इसमें कोई शॉर्टकट नहीं मारना है। तो वैसे ही जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाइन बाय लाइन कवर किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब हमें सब पता है, तो इसी तरह से लाइन टू लाइन हम इसको भी पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज की क्या थी। इन द प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे लोगों के सोसाइटी, जो चर्च थे, नोबल्स थे, पीजेंट्स थे, कैसे कैसे आपकी जो सोसाइटी थी वो डिवाइड थी, कैसे कैसे एरिस्टोक्रेसी जो थे, जो आपके हायर क्लास के लोग थे, ठीक है, आपके चर्च थे, कैसे उन्होंने सारी इकोनॉमी को, सारी सोशल पावर को अपने ही मुट्ठी में किया हुआ था कि इकोनॉमिकल पावर भी उनकी है, सोशल पावर भी उन्हीं की है, सोसाइटी भी उन्हीं की है, ठीक है। और उसके बाद रेवोल्यूशन के बाद जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो लोगों के मन में चेंज आने लगा। जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो सोचते थे कि चेंज अच्छा नहीं है, उन लोगों ने भी चेंज के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इससे लोगों को लगा कि रेवोल्यूशन तो अच्छा है, रेवोल्यूशन होना चाहिए। तो उस चीज का क्या क्या इफेक्ट पड़ता रहा लोगों पर, लोगों के नजरिए पर, वो हमें देखना जरूरी होता है। देखिए, अब हम आज के टाइम पर भी देखते हैं। रशिया में तो आज भी आप लोग देखते हो क्या हालात हो रहे हैं। उसे यूक्रेन चाहिए, यूक्रेन अपने लिए लड़ रहा है, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। यूक्रेन पहले इसी का पार्ट था। तो ऐसे क्यों होता है, क्यों लोग रिवोल्यूशन करते हैं, क्यों लोग वॉर करते हैं? कुछ वजहें एक वजह नहीं होती है, बहुत सारी वजह होती है। जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों ने किसान आंदोलन देखा होगा, तो कोई एक वजह के लिए लोग नहीं बैठे थे। तो क्या वजह थी, उसकी क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है। हो सकता है कि लोगों को फिर ये लगना लगे कि छोटी सी भी बात है तो आ जाओ सड़कों पर, उतर जाओ, रेवोल्यूशन करोगे तो होगा। ऐसे नहीं होगा, फिर लाठी डंडे भी आपको खाने पड़ेंगे। तो वजहें क्या थी वो हम देखेंगे। ओके, सो रेवोल्यूशन ने क्या क्या बदला, क्या क्या चेंजेस आए। सिर्फ यूरोप में नहीं, not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Responsible varied from those who accepted that change was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure radically. ओके, तो कुछ लोग थे जो चाहते थे एकदम सब कुछ बदल जाए, एकदम मतलब एक रेडिकल जो लोगों की विचारधारा थी कि एकदम उग्र सुधारवादी जिसको हम बोलते हैं, कि एकदम बदल जाए। कुछ लोग चाहते थे कि ठीक है चेंज हो, पर उस चेंज में थोड़ा सा धीरे 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 चेंज हो, जिससे कि जितना चेंज हो सोसाइटी संभलती चली जाए। ओके, सो इसलिए हम we will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and we are going to see how they influenced change. कैसे कैसे change हुआ, कैसे कैसे फिर सारा आपका historical event बनता चला गया, कैसे कैसे एक अटेम्प्ट दिया गया एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी के लिए, एंड फिर कैसे कैसे रेवोल्यूशन में सोशलिज्म बिकम one of the most significant and powerful ideas to shape society in 20th century. कैसे हमारा जो समाजवाद है वो फिर एक आइडिया बन गया फ्रेंच रशियन रेवोल्यूशन का। तो इसमें हम पढ़ेंगे सोशलिज्म के बारे में, ठीक है।
समाजवाद के बारे में, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन में ये आया। उससे पहले हम देखेंगे कि 3 तरह की विचारधाराएं होती हैं जो यहाँ पर पनप रही थी। कौन कौन सी? लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। तो मैं आपको बता देती हूँ कि लिबरल्स क्या थे, रेडिकल्स क्या थे, कंजर्वेटिव क्या थे। जो लिबरल्स लोग थे वो बात करते थे राइट्स की, इंडिविजुअल राइट्स की, फ्रीडम की, हर एक इस तरह की बातें करते थे। लेकिन वो वोटिंग सिस्टम में, वुमेन को वोट के सिस्टम में, या फिर यूनिवर्सल आपकी जो एडल्ट फ्रेंचाइज थी उस चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते थे। लिबरल थे, फ्रीडम की बात करते थे, लेकिन वुमेन के राइट्स की, इक्वल राइट्स की ये कोई बात नहीं कर रहा था। इंडिविजुअल राइट्स के बारे में वो लोग बात करते थे। उसके बाद आपके रेडिकल्स जो एकदम चाहते थे वोटिंग के लिए भी, जो लोग या वुमेन की जो वुमेन के वोट के लिए जो सफ्रेगेट मूवमेंट चलाया गया था उसके भी सपोर्ट में थे। जो एकदम चेंज चाहते थे वो अपने, उनकी जो विचारधारा थी वो भी ऐसे ही थी, उग्र एकदम, वो रेडिकल्स थे। उसके बाद आपके आते हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स हालांकि कंजर्वेटिव उनको बोलते हैं कि जो चेंज नहीं चाहते हैं, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उनको लगा कि ठीक है थोड़ा बहुत चेंज आपका सोसाइटी में चल जाएगा। तो जो आपके कंजर्वेटिव थे वो थोड़ा थोड़ा चेंज चाहते थे। अब हम इनको पढ़ लेते हैं। लेट्स सी। ये एक रिलीजन का फेवर करते थे, जैसे कि वी शुड रिमेंबर दैट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन द फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। लिबरल्स जो थे वो क्या करते थे, उन्होंने किस चीज का अपोज किया? लिबरल्स ने किस किस चीज का अपोज किया कि ठीक है अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर, की अनकंट्रोल्ड पावर नहीं होनी चाहिए आपके रूलर्स के पास, ठीक है। दे वांटेड टू सेवगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, कि ठीक है आपका जो स्टेट है, आपकी जो गवर्नमेंट्स है उसके खिलाफ जो आपके राइट्स ऑफ इंडिविजुअल के बारे में जो बात करते थे वो आपके लिबरल्स थे। किस चीज के लिए आर्ग्यू करते थे? एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, वेल ट्रेन्ड आपकी जुडिशरी होनी चाहिए, एंड दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स, जो आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ रूलर होनी चाहिए, कि मतलब किसी रूलर पे डिपेंड नहीं करेगी, वो किसी ऑफिशियल पे डिपेंड नहीं करेगी, एकदम अपने आप में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। और हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, और वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, ठीक है, वो डेमोक्रेट्स नहीं थे वहां पर कि वो लोगों के इस तरह से बातें कर रहे थे, क्योंकि वो ना तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात करते थे, दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, ना ही वो, और उनको लगता था कि जो मैन है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीड मैन, उनको ही राइट टू वोट होना चाहिए, ठीक है। ये किसकी विचारधारा थी? लिबरल्स। तो जो लिबरल्स थे वो इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करते थे और बोलते थे कि इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए। तो ये सब था आपका जो लिबरल्स बात करते हैं। अब हम देखेंगे कि रेडिकल किस तरह से काम करते थे। Radicals wanted a nation in which government was based on the majority of country's population, कि जो मेजोरिटी की गवर्नमेंट हो, जो मेजोरिटी लोगों ने फॉर्म किया हो। उसके बाद वुमेन की जो सफ्रेगेट मूवमेंट्स थी, ये कौन सी मूवमेंट थी? वोट के लिए जो आपकी वुमेन लड़ रही थी उनकी मूवमेंट थी, ठीक है। एंड अनलाइक लिबरल्स दे अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। और इन्होंने क्या किया, ये लोग जैसे कि आपके ज्यादा, जिनके पास ज्यादा जमीनें थी या आपकी फैक्ट्री के जो मालिक थे उन सब के खिलाफ थे, ठीक है। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस के खिलाफ नहीं थे कि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, पर सिर्फ कुछ लोगों के पास ही प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो लोग बैठकर पूरे देश को रूल कर रहे हैं, उसके खिलाफ थे। जैसे देखते हो आप लोग भी कि कुछ लोगों के पास तो पावर है और कुछ लोग गरीब हैं बिल्कुल, तो क्या होता है, वो उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है ना। तो ये लोग इस चीज के खिलाफ थे कि हम प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं है, पर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में वो प्रॉपर्टी है, हम उस चीज के खिलाफ है। कंजर्वेटिव
वो ना तो रेडिकल थे ना लिबरल थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उनके थोड़े थोड़े माइंड जो है वो खुले थे कि ठीक है कुछ तो चेंज जरूरी है। अर्लियर 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। उससे पहले उनको कोई चेंज नहीं चाहिए था। बाय द 19th सेंचुरी उन्होंने कहा ठीक है कुछ चेंज जरूरी है, बट बिलीव्ड दैट, उनका क्या विश्वास था, क्या मानना था, that past had to be respected and change had to be brought about through a slow process। कि ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया आज ही बदल कर रख दो, धीरे 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 एक स्लो प्रोसेस होना चाहिए चेंज का, क्योंकि एकदम से चेंज अच्छा नहीं है। किसी को नहीं पता है फिर क्या करोगे, कैसे संभालोगे। तो कंजर्वेटिव जो थे वो इसी बारे में बात करते थे कि ठीक है थोड़ा बहुत चेंज अच्छा है, पर पास्ट की रिस्पेक्ट करो, और जो चेंज आपका जो चेंज है जो आप चाहते हो वो एक स्लो प्रोसेस हो, एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, तो वो इस तरह की बात करते थे। अभी हम देखते हैं फिर ऐसे ऐसे जो आइडियाज थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आ रहे थे, ऐसे ऐसे हमने फिर रशियन रेवोल्यूशन में पढ़े। तो ये सब चीजें हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि इन ऐसी ऐसी विचारधाराओं की वजह से ही आखिर में आके ये पता चलता है कि हमें कितनी पावर को कितने तक रखना चाहिए, कितना लिमिट रखना चाहिए। ठीक है, सो दिस अटेम्प्ट्स एट रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, इसने हेल्प किया कि डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉलिटिकल टेंडेंसीज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, अब क्या हो रहा था वहां पे, दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइंस ऑफ अ न्यू टाइम। ठीक है, एक नया समय के जो वो दिखा रहे थे, वो ये पॉलिटिकल ट्रेंड्स जो थे वो एक नया समय दिखा रहे थे। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। समाज में भी चेंज आ रहा है, आपकी इकोनॉमी में भी चेंज आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, आपके लेबरर्स की जरूरत ज्यादा हो रही है, कैपिटलिस्ट मार्केट होता जा रहा है। तो चेंज तो आएगा ना सोसाइटी में, आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है तो फिर और लोग पैसा कमाना और चाहते हैं। कहते हैं ना कि पैसे का लालच और बढ़ता जाता है। तो यही सब हो रहा था। इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, रेलवेज एक्सपेंड हुई और आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर हुआ। ओके, इससे क्या हुआ, मेन वुमेन चिल्ड्रन फैक्ट्रीज में गए, काम किया, वर्किंग आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। अब फिर से वही समस्या है, आज भी यही समस्या है। भारत के आप किसी गांव में जाकर देखो तो आज भी यही समस्या है कि काम उनको पूरा चाहिए। आपके जो लैंडलॉर्ड्स हैं गांव में, और जो अभी भी जो लोग वहां पर काम करते हैं खेतों में, तो काम पूरा लेते हैं। गन्ना उनको पूरा कटवाना है, ट्रॉली उनको पूरी भरवानी है, गेहूं उनको पूरे कटवाने हैं, लेकिन वो वेजेस नहीं देते हैं। देंगे तो या तो फिर ऐसे बोलेंगे कि ठीक है आप कुछ पार्ट ले जाइए, और अगर देंगे तो मैन और अगर वुमेन दोनों काम कर रहे हैं तो उनको बहुत कम मिलेगा, जबकि काम तो इक्वल कर रहे हैं ना दोनों। और फिर उनको देखते भी अच्छी नजर से नहीं है कि उनको इक्वल मानकर चले, इक्वल सिटीजन ऑफ द विलेज मानकर चले, कंट्री मानकर चले, नहीं, उनको देखा भी ऐसे ही जाता है कि ठीक है ये तो अपने काम की, ठीक है काम किया खेत में चले गए, ये ऐसे ही लोग हैं, इस तरह से देखते हैं। तो सोसाइटी में तो चेंज अभी भी आवश्यक है, ये चीजें उस टाइम पर भी हो रही थी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम है तो फिर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब इंडस्ट्री में लोग जाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ना। हाउसिंग एंड सैनिटेशन में प्रॉब्लम सिंस टाउन्स, और टाउन्स आ रहे हैं। अब कोई भी टाउन बन रहा है या कहीं पर भीड़ इकट्ठा हो रही है तो सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम तो आएगी ना, आपकी सैनिटेशन की, साफ सफाई, बीमारी फैलेंगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी एक जगह पर तो बीमारी भी तो फैलने के चांसेस वहीं पर ज्यादा होते हैं। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च सॉल्यूशन फॉर दीज इशू। तो उन्होंने क्या किया, जो आपके लिबरल्स थे और आपके जो रेडिकल्स थे, इन लोगों ने इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढना शुरू किया। कैसे कैसे इन्होंने ढूंढा, और ये मैंने आपको बताई दिया है। ये मूवमेंट थी सफ्रेगेट मूवमेंट, जो आपकी मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट। आई थिंक नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू, एम आई राइट? ओके, दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ कि नहीं पता है कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, एंड कमेंट्स करने में आप लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत आती है, फिर कहोगे कि ये हमें समझ नहीं आया है। तो कमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, बताना आप ही को पड़ेगा कि किस तरह से पढ़ना है।
ओके ओके, नाउ ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। लिबरल्स, रेडिकल्स, देम वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स या एम्प्लॉयर्स। और जो आपके लिबरल्स और रेडिकल्स थे, ये जो लोग बैठ के बना रहे थे सॉल्यूशन, इनके पास भी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड, कहाँ से आई थी? ट्रेड से आई थी या इंडस्ट्रियल वेंचर से आई थी, ठीक है। एंड दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज्ड, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated। अब देखिए, लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे वो कोई ऐसे कोई फायदा नहीं सोच रहे थे। उनके पास जमीन थी, उनके पास इंडस्ट्री थी, तो उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था कि ठीक है हमारे पास पैसा है, तो जो लोग हमारे यहाँ लेबरर्स हैं, जो आपके गरीब लोग हैं, अगर उनको हम अच्छी एजुकेशन, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो हमारी वो लोग भी स्वस्थ रहेंगे, इकोनॉमी और ज़्यादा होगी, पैसे और ज़्यादा कमाए जाएंगे, जिसको हम देखते भी हैं कैपिटलिस्ट लोगों ने। जब जब सोशलिज्म की बात होती है ना कि सोशलिज्म लाना चाहिए, तो कैपिटलिस्ट जो लोग थे, सोशलिज्म में क्या आया कि आपका जो स्टेट है वो बेसिक नीड्स फुलफिल करेगी, सब कुछ जो है मार्केट पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। तो जो आपके कैपिटलिस्ट लोगों थे उन्होंने एक नाम दिया सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर कि जो आपका स्टेट है वो आपकी बेसिक नीड का तो चलो ध्यान रखे, बाकी सब काम जो है वो मार्केट पे छोड़ दे, ठीक है, बाकी सब कैपिटलिस्ट कर लेंगे। और सोशलिज्म में आ गया कि आपका स्टेट विल कंट्रोल द मार्केट, ओके। Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort। तो ये अपोज करते थे ओल्ड एरिस्टोक्रेसी का, जो आपके पहले लोग होते थे, पहले जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स वगैरह थे, उन चीज़ों का ये अपोज करते थे। इंडिविजुअल एफर्ट की बात करते थे, लेबर की बात करते थे, एंटरप्राइज जो रिस्क लेता है, ठीक है, किसी भी आपकी कंपनी में, तो आपका और अगर इंडिविजुअल की फ्रीडम सिक्योर आपने इंश्योर कर दी, और इफ द पुअर कुड लेबर एंड दोज हु विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, दे बिलीव दैट सोसाइटी विल डेवलप। अगर इंडिविजुअल की फ्रीडम आपकी बन रही है और उनको हम अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे इंप्रूवमेंट होगी, इकोनॉमी भी बढ़ेगी, तो इससे सोसाइटी डेवलप होगी, ठीक है। Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century। और बस यही चल रहा था कि पार्टी ज्वाइन कर ली, ग्रुप ज्वाइन कर लिया, अपने 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 जो भी आपको चाहिए। क्या वर्किंग वुमेन मैन जो चेंज चाहते हैं वो कर रहे थे रैली, ठीक है। आज भी करते हैं लोग, जंतर मंतर पे बैठकर किसी चीज की रैली करते हैं, किसी बारे में धरना देते हैं, ठीक है। सब नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड, इन चीजों में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, और वो थोड़ा डिफरेंस इनको बड़ा बनाता है, इसलिए इनके मीनिंग्स को बहुत ध्यान से पढ़ना। हम किसी भी चीज के लिए दूसरा कुछ भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। They wanted to revolutions to put an end to the king of government established in Europe in 1815। ये रेवोल्यूशन क्यों चाहते थे कि जो आपकी जो गवर्नमेंट्स हैं जो यूरोप में बन रही हैं उनको खत्म करना है। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। और जितने भी वहां पर मोनार्क्स बचे हुए हैं उनको बाहर कर दे, टू ओवरथ्रो मोनार्क्स, ठीक है। इसलिए वो लोग रेवोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। Nationalists talked of revolutions that would create nations where all citizens would have what? किस लिए रेवोल्यूशन कर रहे हैं वो? जब इक्वल राइट्स, ऐसे नेशन बने जहां हर किसी के पास इक्वल राइट्स हो। आफ्टर 1815 जो मजीनी थे, इटालियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने he conspired with others to achieve this in Italy। उन्होंने ये सब इक्वल राइट्स के बारे में किस लिए कहा, किस लिए कंस्पायर किया, कि इटली में भी उनको ऐसा ही चाहिए था, ठीक है, टू कंस्पायर दिस इन इटली, ओके। उसके बाद जो अदर आपके इंडिया में जो नेशनलिस्ट थे या आपके कहीं भी नेशनलिस्ट थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वो उसकी राइटिंग्स को पढ़ रहे थे और उस चीज को भी अपने अंदर लेकर आ रहे थे, ठीक है। सो द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप,
फिर कैसे सोशलिज्म वहां पर आ गया। अभी तो बात कर रहे हैं, लिबरल अलग बोल रहे हैं, रेडिकल अलग बोल रहे हैं, कंजर्वेटिव अलग बोल रहे हैं, सोशलिज्म आया कैसे। Perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured by socialism. By mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. ठीक है, तो सोशलिज्म जो है बड़ी अटेंशन जो मिल रही थी। ऐसा क्या था, सोशलिस्ट क्या ऐसा कर रहे थे कि लोगों को, मतलब लोग हर जगह इसकी बात हो रही थी। तो सबसे जो एक अहम और इम्पोर्टेंट बात है वो ये कर रहे थे कि किसी भी इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी का हक क्यों है ज़्यादा, जो कि कोई भी प्रॉपर्टी है वो सोसाइटी एज अ होल की होनी चाहिए। और फिर उसके बाद सोसाइटी देखेगी कि किसको कितना उसमें से परसेंट चाहिए, किस तरह से उसको डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड, जैसे भी उसको डिवाइड करना है। पर जो आपकी प्रॉपर्टी है वो एज अ होल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ दो लोग बैठे हैं और वही सब पर राज कर रहे हैं। समाजवाद होना चाहिए, ठीक है। Individual owned the property that gave employment, but the propertied were concerned only with person. उनका पर्सनल गेन है, वो कोई आपका वेलफेयर नहीं चाहते हैं। तो अगर सोसाइटी जो है वो प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेगी तो सोशल इंटरेस्ट के बारे में बात होगी, कलेक्टिवली। इंडिविजुअली कोई भी एक के लिए काम नहीं होगा, फिर एज अ होल सोशलिस्ट जो है वो ये सोच रहे थे कि एज अ होल सोसाइटी के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए काम होगा। Socialists wanted this change and campaigned for it, और उन्होंने इसी के लिए कैंपेन किया। How could a society without property operate? What would be the basis of social? अब प्रॉपर्टी नहीं है तो अगर सोसाइटी के पास प्रॉपर्टी नहीं तो कैसे ऑपरेट करेगी, और क्या होगा, क्या बेसिस होगा उसका, सोशलिस्ट सोसाइटी का क्या बेसिस होगा। सोशलिस्ट हैज अ डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। उनमें से कुछ लोग बिलीव करते थे कि कोऑपरेटिव्स बनने चाहिए और सरकार को जो है कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करना चाहिए, वो लोगों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। रॉबर्ट ओवन, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. Other socialists felt that cooperatives could not be built on wide scale only through individual initiative. They demanded that governments encourage cooperatives. ठीक है, किसी ने क्या कहा कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बना दो, नाम भी रख दिया न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए, ठीक है। कुछ ने क्या फील किया कि इसको लार्ज स्केल पे नहीं करना चाहिए, बट गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। इन फ्रांस, लुइस ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट, उन्होंने भी सेम यही कहा, और उन्होंने एक और बात कही कि एनकरेज तो करें कोऑपरेटिव्स को, बट रिप्लेस किसको करें, कैपिटलिस्ट को, ठीक है। एंड दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशंस ऑफ पीपल who produced goods together, divide the profits according to the work done by members, और जो जितना काम करेगा उसको उतना मिलेगा, इस तरह से डिवाइड करें प्रॉफिट को। अब फिर मार्क्स तो भाई आपको हर एक सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेंगे, और इतना लिखा है और इनकी लोगों ने इतना सुना है वाइड स्केल पर, ठीक है। तो मार्क्स एंड एंगल्स एडेड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्गुमेंट्स। मार्क्स ने क्या कहा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैपिटलिस्ट है, और कैपिटलिस्ट के खिलाफ इन्होंने काफी कुछ लिखा है, वर्कर्स के हित में इन्होंने अपनी सारी बातें लिखी है। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज, और जो प्रॉफिट है वो प्रोड्यूस करते हैं वर्कर्स, और कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो प्राइवेट कैपिटलिस्ट ले जाते हैं। तो वर्कर्स को क्या करना चाहिए, कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए निकाल के, ठीक है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम, कि अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से आप ही बचाओगे कैपिटलिस्ट से, और ये कैपिटलिस्ट आपको एक्सप्लॉइट कर देंगे। Workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled, and इस जो सोसाइटी का नाम होगा that will be communist society. He was convinced that workers would trump in their conflict, कि वर्कर्स अपने इसमें तभी जीत सकते हैं, अपने जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें तभी जीत सकते हैं कैपिटलिस्ट के साथ, अगर वो अपनी एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बना लेंगे।
अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, ये आपके मार्क्स ने कहा था। एंड मार्क्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपका पूरे पूरे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको तो स्किप आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब सोशलिस्ट का जो सोशलिज्म है, ठीक है, धीरे धीरे आ रहा है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट फॉर सोशलिज्म फिर कैसे कैसे आगे बात हुई, कैसे कैसे वहां पर सरकारें बनी, कैसे कैसे वहां पर काम हुआ, वो देख लेते हैं। बाय 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप एंड टू कोऑर्डिनेट सच एफर्ट्स सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी बना ली और जिसका नाम रखा सेकंड इंटरनेशनल, इसका नाम रखा सेकंड इंटरनेशनल। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन, और उन्होंने एसोसिएशन फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। कैसे कैसे, जैसे आपका लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन के लिए बेटर, सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स जो डिस्ट्रेस में है, वर्किंग आवर्स को कम कर दो, राइट टू वोट कर दो। और इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इससे इन्हें हेल्प इट विन, और इसी आपकी जो पार्टी थी SPD, ये जीत गई पार्लियामेंट्री सीट्स। और इन 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन फॉर्म अ लेबर पार्टी, एक लेबर पार्टी बन गई, कहां पर, ब्रिटेन में, और सोशलिस्ट पार्टी बन गई फ्रांस में। लेबर पार्टी ब्रिटेन, सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस। However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. 1914 तक उनको गवर्नमेंट नहीं बनी यूरोप में, represented by strong फिगर्स, लेकिन पार्लियामेंट में वो काफी स्ट्रॉन्ग फिगर्स में अवेलेबल थे, तो उनकी जो पॉलिसीज में उन्होंने शेप किया, बहुत सारी पॉलिसीज उनकी मानी जाती थी, लेकिन रूल किया आपका कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स ने। गवर्नमेंट चलाई आपकी नहीं तीनों ने, लेकिन बिकॉज दे वर इन स्ट्रॉन्ग नंबर, दे वर प्रेजेंट देयर इन पार्लियामेंट, तो इसलिए उन्होंने जो है उनके आइडियाज शेप जरूर करते थे लेजिस्लेशन में, बट गवर्नमेंट चलाते थे आपके रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, लिबरल्स। ओके, अब देखते हैं कि कैसे कैसे रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। The Russian Revolution. In one of the least industrialized of European states, this situation was reversed. Okay? Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. The fall of monarchy in Feb 1970 and the events of October are normally called the Russian Revolution. I know अभी कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज इसमें सिर्फ बताया है कि कब कब रेवोल्यूशन हुआ और कैसे कैसे पार्टी आई, उसके बारे में हम धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे समाज था, कैसे कैसे इकोनॉमी थी, कैसी कैसी कंडीशंस थी, और रेवोल्यूशन हुआ क्यों, और रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, देख लेते हैं। द रशियन एम्पायर इन 1914। In 1914, जार निकोलस, जो आपको दिख रहे हैं व्हाइट हॉल में, दिस इज व्हाइट हॉल इन ऑफ द विंटर पैलेस, सेंट पीटर्सबर्ग, 1900। ओके, सो जार निकोलस ने रशिया को रूल किया, और बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड। अब रशियन एम्पायर उस टाइम पर क्या क्या इंक्लूडेड था रशियन उसमें, ठीक है, वो देखो आप। फिनलैंड, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, इस नाम से तो सभी फेमिलियर है। फिर दोबारा से रशिया सोच रहा है इसको क्या कर दिया जाए, चल रहा है वो, कितने दिन हो गए हैं, तो ठीक है, उसके बारे में हम अलग से बनाएंगे, अभी तो हमें उस टाइम का रेवोल्यूशन पढ़ना है। एंड बेलारूस, it stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia, Azerbaijan. And the majority जो religion था वहाँ पर Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholics, Protestants, Muslim and Buddhist. ठीक है, जो आपका मेन था वह था आपका
ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, पर जो एम्पायर था उसमें आपके कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम भी थे, बुद्धिस्ट भी थे। ठीक है, इस मैप के थ्रू आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें आती थी इसमें। ये पूरा जो रशियन एम्पायर है ये पूरा, ठीक है, इसमें क्या क्या आता था आपका। ठीक है, इसमें ये दिखाया हुआ है कि सेंट्रल पावर थे, ये लीड पावर थे, न्यूट्रल स्टेट्स थे, उसके बाद कहाँ से क्या था। तो ये पूरा यूरोप का सीन है जो आपका यूरोप था 1914 में। ओके, अब आता है कि इकोनॉमी और सोसाइटी क्या थी। ठीक है, इकोनॉमी और सोसाइटी क्या थी, तो धीरे धीरे वहां पर बिगनिंग में क्या था, लास्ट में क्या था, लोग कहाँ काम कर रहे थे, आपकी किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे या एग्रीकल्चर पर बेस्ड थे, वो सब चीज़ें हम उसकी इकोनॉमी में, उसकी सोसाइटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये अभी जो हमने पढ़ा है दिस वाज अबाउट कि रशियन एम्पायर इन 1914, कि आपका एम्पायर जो रशिया का था वो किस तरह से था, क्या क्या उसमें इंक्लूडेड था और कौन वहां पर उस टाइम पर रूल कर रहा था। तो ही वाज जार निकोलस सेकंड। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कैसे सोशलिस्ट आए, कैसे गवर्नमेंट बनी, कौन कौन सी पार्टी थी जिसमें आपकी सोशल पार्टी आपकी आ जाती है, आपकी सोशलिस्ट पार्टी आ जाती है, आपकी लेबर पार्टी आ जाती है, कौन सी जर्मनी में थी, कौन सी फ्रांस में थी, वो सब आपको देखना है, अच्छे से एक बार फिर से पढ़ना है। और साथ ही साथ एक्टिविटीज, फिगर्स, मैप्स आपको करते जाना है, बिकॉज एनसीईआरटीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस वाज इनफ फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट थ्री पार्ट्स, this was the first part, and in the coming three parts we will complete Russian Revolution in chapter 2. So this was enough for today, and if you like the video then do comment, share, subscribe. Thank you, have a nice day.